टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां श्रृंगेरपुर धाम भगवान राम से जुड़े होने के कारण काफ़ी महत्व रखता है, वहीं भगवान राम को नदी पार कराने वाले केवट निषाद राज के नाम से यहां एक किला भी मशहूर है। मगर बात करें इतिहासकारों की तो यह किला एक जलाशय है जो कि 1978 से लेकर 1985 के बीच खुदाई में मिला था, जिस पर शिमला उच्च अध्ययन संस्थान, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI संयुक्त खुदाई में, जिसमें प्रोफेसर BB लाल व KN दीक्षित के नेतृत्व में कार खुदाई हुई थी। यहाँ पर लगे पुरातत्व विभाग के बोर्ड के अनुसार ये जलाशय इसलिए बनाया गया था कि गंगा का पानी इसमें रोका जा सके और बाद में इस्तेमाल किया जाए। मगर मान्यता और लोग का कहना ये भी है कि निषाद राज का किला है। ऐसे में क्या कुछ कहना है डॉक्टर संजू मिश्रा इतिहासकार का, आइए सुनाते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि श्रृंगेरपुर जो है, श्रृंगेरपुर प्रयागराज से मेरे ख्याल से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थल है ये, और एक दर्शनीय स्थल है, पुरातात्विक स्थल है और धार्मिक स्थल है। धार्मिक मान्यताएं इस स्थल से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले श्रृंगेरपुर का अगर नाम लें तो उसके साथ इतिहास या पुरातत्व बाद में आता है। हमारी आस्था और राम जी और निषाद राज, इन सब की चर्चा पहले आती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर मैं इतिहास की विद्यार्थी रही हूँ, तो श्रृंगेरपुर में जो खुदाई हुई है, जो हमारे पुरातत्ववेत्ताओं ने खुदाई की है, मेरे ख्याल से 1978 से 1985 के बीच में यहाँ पर शिमला उच्च अध्ययन संस्थान, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ से, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के जॉइंट कोलैबोरेशन में यहाँ पर एक्सकेवेशन या खुदाई हुई थी, जिसको प्रोफेसर BB लाल और प्रोफेसर KN दीक्षित जी ने के सुपरविजन में इस स्थल पे जो खुदाई हुई थी, उसमें जो हम लोगों ने जाना और सुना और पढ़ा है वो ये है कि वो जो एक स्ट्रक्चर जिसकी बात होती है, कहा जाता है कि वो निषाद राज का किला था या उसके महल से जुड़ी हुई जो चर्चाएं हैं, उसमें उस जलाशय की जब बात आती है तो वो एक पॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर है, और उसमें बाकायदा स्टेयर्स और सीढ़ियाँ बनी हुई हैं नीचे उतरने के लिए। लेकिन जो उस पॉन्ड की जो विशेषता है, जो इम्पोर्टेंस है, वो यही कही गई है अभी तक कि गंगा नदी जो बगल में है या उस श्रृंगेरपुर में, उस गंगा नदी के बाढ़ के पानी को कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, और फिर उस स्टोर्ड जो वाटर है उसको उपयोग में लाने के लिए इस जलाशय का निर्माण किया गया था, का कंस्ट्रक्शन किया गया था। लेकिन ये एक बहुत ही हाईटेक इंजीनियरिंग का हमारे सामने ये एग्जाम्पल है उस समय का। मेनली ये साइट जो है श्रृंगेरपुर, ये कुषाण कालीन कही जाती है। कुछ पुरातात्विक दृष्टि से बात करें तो हमारी भाषा में ये एक NBP की साइट है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर की साइट ये कही जाती है, जिसको हम लोगों ने इसमें पढ़ा है। और दूसरी बात ये है कि ये जो पॉन्ड है, ये जो जलाशय है, इसमें पानी को भेजने के लिए या इसमें पानी स्टोर करने के लिए बाकायदा प्रवाहिका शब्द आता है, या नालियाँ, आप ड्रेन कह सकते हैं, कि बाकायदा उसका कंस्ट्रक्शन वहाँ पे दिखता है, वो स्ट्रक्चर हमें वहाँ पे दिखता है, जिसको फीडिंग चैनल भी कहा गया है। तो ये सारी बातें हैं। और किले की बात अगर आती है तो वो लोक मान्यताएं हैं वहाँ की, और आस्था जुड़ी। आज भी जाते हैं वहाँ पर। राम चौरा है जिसपे उनके राम जी के फुटप्रिंट्स हैं, जहाँ पर उन्होंने विश्राम किया था। कई बातें हैं, लेकिन किन्हीं भी बातों से मना नहीं किया जा सकता। लेकिन इतिहास की दृष्टि से अगर बात करें तो वो जलाशय ही है जिसको निषाद राज के किले का और वो कहा जाता है, का पार्ट कहा जाता है। मान्यता अपनी जगह है, लेकिन पुरातत्व जब आता है जहाँ पर, या इतिहास की बात आती है, तो हम जो सामने दिख रहा है या जो सामने उभर के आ रहा है, हम उन्हीं तथ्यों को आगे ले जाके उन्हीं तथ्यों के आधार पर हम बातें कह सकते हैं। राम जी से जुड़ा हुआ एक स्थल है जहाँ पर हमारी मान्यताएं आज भी बहुत गहरी हैं, बहुत
कि एक निषाद राज ने उनको नौका से पार कराया और उस डॉक्टर संजू मिश्रा, गाइड लेक्चरर या प्रदर्श व्याख्याता, इलाहाबाद संग्रहालय, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार। संगम नगरी प्रयागराज के कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सैयद साहब ने बीजेपी पर बढ़ती महंगाई को लेकर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी को इस जीत के बाद लूट का लाइसेंस मिल गया है, वो और पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। क्या कुछ कहा है कांग्रेस नेता सैयद साहब ने, वो हम आपको सुनाते हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कई मामलों पर बीजेपी को घेरा है और क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। बीजेपी ने इस चुनाव को जीता, उसे लूट का लाइसेंस मिल गया। वह लगातार हमारे पर हो रहे दबाव को कम नहीं कर पा रही है। इधर लगातार 16 दिन में हर रोज़ हमको गुड मॉर्निंग के तौर पे पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतें मिलती हैं और डीजल और पेट्रोल लगातार बढ़ रहे हैं। रसोई गैस पे इन्होंने घरेलू सिलेंडरों पे 50 रुपये इधर बढ़ाए हैं और ये लगातार अब कमर्शियल सिलेंडर पे भी इन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया। यही कहना चाहते हैं कि जो लोग सीएनजी गैस के माध्यम से अपनी गाड़ियां चलाते थे, पेट्रोल डीजल का वाहन नहीं कर पाते थे, वो सीएनजी गैस से चलाते हैं। सीएनजी गैस में भी इधर उन्होंने लगातार वृद्धि की है। लगातार मटेरियल में वृद्धि हो रही है, सरिया बढ़ा दी गई है, ईंट बढ़ा दिए गए हैं, सारे टैक्सेस बढ़ा दिए गए। और यही नहीं, अब मैं यह कहना चाहता हूँ कि जहाँ हमारा जो है पैन कार्ड 100 रुपये में बनता था, जहाँ हमारा वो क्या कहते हैं पैन कार्ड 100 रुपये में बनता था और हमारा कार्ड 107 रुपये में बनता था आधार कार्ड, अब उसको टाइम से मार्च तक नहीं बनाने के लिए हमसे ये 500 रुपये की जुर्माना ले रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आ रही 500 जुर्माना किस बात का। 100 रुपये का कार्ड बनता, हमसे 500 रुपये जुर्माना ले रहे हैं। और लगातार इस तरह के माहौल पूरे देश के अंदर फैला हुआ है। महंगाई इनके लिए एक इवेंट बन गया है। बता दें, बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर अब विपक्ष बीजेपी को लगातार घेर रहा है। नवरात्र के 7वें दिन होती है मां कालरात्रि की पूजा। किस तरह से होती है पूजा और किस तरह से करना है मां को प्रसन्न, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर पंडित शिप्रा सचदेव का, आइए सुनाते हैं आपको। ओम गणपति नमः। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा का विधान है। मां कालरात्रि सर्व सिद्धदायक देवी है। मां की पूजा से भूत प्रेत पिशाच निशाचर, घर में नेगेटिव एनर्जी, बुरी नजर का लगना, किसी भी तरीके की परेशानी से आप निजात पा सकते हैं। मां का जो रूप है वो अलौकिक है। मां के 3 नेत्र हैं। मां ने मुंड की माला धारण की हुई है। मां की 4 भुजाएं हैं। एक भुजा में उन्होंने तलवार ली हुई है, एक भुजा में उन्होंने कांटा लिया हुआ है। मां सर्व सिद्धदायकी है। मां की पूजा से सारे ही तरीके की तकलीफों से मुक्ति मिलती है। मां की पूजा का जो सबसे अच्छा टाइम है वो सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे तक है या फिर मिडनाइट का टाइम है। आज रात्रि में हम अगर पूजा पाठ करते हैं तो मां का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो लोगों के घर में अखंड ज्योत चल रही है वो लोगों के लिए तो ठीक है, लेकिन जिनके यहाँ अखंड ज्योत नहीं चल रही है वो अगर आज रात्रि भर तिल के तेल या सरसों के तेल का मां का दीपक अखंड ज्योत के रूप में जलाएंगे तो मां का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। जिन लोगों के घरों में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है या किसी तंत्र विद्या से परेशान है या ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ बार बार नजर लग रही है, वो एक मिट्टी के दिए में सरसों का तेल और उसमें कुछ काले तिल डाल के घर के एंट्रेंस द्वार पे आज रात्रि भर जलाने से नेगेटिव एनर्जी से मुक्ति मिलेगी। माँ का आशीर्वाद मांगिएगा कि जो भी घर में नेगेटिव एनर्जी है उससे उनकी मुक्ति मिले और माँ उनको आशीर्वाद अवश्य देगी। आज माँ को लाल रंग अति प्रिय है, इसलिए आज माँ को लाल रंग की चुन्नी अवश्य चढ़ाइएगा, लाल वस्त्र अर्पण कीजिएगा। माँ को सिंदूर और अक्षत अवश्य चढ़ाइएगा, माँ को अति प्रिय है। नैवेद्य में आज गुड़ से बनी हुई मिठाई चढ़ाइएगा या गुड़ का भोग लगाइएगा। उसके बाद यह प्रसाद घर के सब व्यक्तियों में वितरित कर दीजिएगा। जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी होगी उन सब से मुक्ति मिलेगी। किसी भी तरीके की अगर आप साधना करना चाहते हैं तो आज का दिन बेस्ट है, क्योंकि हमारा सहस्त्र चक्र आज पूजा विधान करने से या मेडिटेशन करने से एक्टिव होता है। इसलिए
माँ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माँ ने यह रूप शिव जी की आज्ञा से रक्त बीज नामक राक्षस का वध करने के लिए धारण किया था। शिव जी ने पार्वती जी को रक्त बीज का वध करने का आदेश दिया था। तब पार्वती जी ने माँ काली का रूप धारण किया था और रक्त बीज का वध किया था। इसलिए उन्होंने यह रूप बुरी नजर, बुरी नेगेटिव एनर्जी, राक्षस प्रवृत्ति के लोगों के वध के लिए धारण किया था। तो आज के दिन पूजा करने से हमारी लाइफ की नेगेटिविटी भी दूर होती है। माँ का आशीर्वाद आप सब पे बरसे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित शिप्रा सदेव आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय माता। बीमारियां तो कई प्रकार की होती हैं, मगर क्या आपको मालूम है एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, किस तरह की इसमें समस्या होती है और किस तरह से इसमें बचाव किया जा सकता है? क्या कुछ कहना है इस पे मनोचिकित्सक डॉक्टर ईशान्या राज का? आइए सुनाते हैं आपको। आज हम बात करेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर और उसके मैनेजमेंट के बारे में। एंजाइटी वर्ड जब भी आता है हमें पता है कि ये एक निगेटिविटी हमारे अंदर लेकर के आता है। हम एंशियस कब होते हैं या हम एंजाइटी में कब होते हैं? चूँकि थोड़ी बहुत एंजाइटी तो सबके अंदर होना ही है। जैसे आप अगर यहाँ पे बैठे हैं और आपका कहीं पे दुकान है और आप ये चिंता कर रहे हैं कि उस दुकान में कहीं से कुछ चोरी ना हो जाए या उस दुकान की कोई देखभाल कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये थोड़ा बहुत एंजाइटी जो है वो सही है, मतलब होना चाहिए। तभी हम उसको लेकर के जो और भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उसको फॉलो कर सकते हैं। या फिर ऐसे एग्जांपल से समझिए कि हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और बहुत ट्रैफिक है आसपास और हम ये चिंता कर रहे हैं कि हमारी गाड़ी किसी और व्हीकल में ऐसे सटे ना जाके भिड़े, तो हम बहुत कॉशियस और अलर्ट होके ड्राइविंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी एंजाइटी है, बट ये वाली जो एंजाइटी है ना, ये प्रोडक्टिव एंजाइटी है जो कि हमें मोटिवेट करती है कॉशियस और अलर्ट ड्राइविंग के लिए। अगर हमें कल एग्ज़ाम देना है और आज हम थोड़े से परेशान हैं, तो जाहिर सी बात है पढ़ाई करेंगे कि अच्छा रिज़ल्ट चाहिए हमें। तो ये वाली भी एंजाइटी प्रोडक्टिव है। ये अगर हम पढ़ेंगे कि नहीं कहीं एग्ज़ाम में बुरा तो ना हो जाए, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर की कैपेबिलिटीज़ को और इन्हेंस करेगी। तो प्रोडक्टिव एंजाइटी एक हद तक अच्छा है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि एंजाइटी के कारण हम बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाते हैं। लाइक थॉट में हमारे इतने एप्रीहेंशंस, एंटिसिपेशंस, इरेशनल बिलीव्स और थॉट्स आने लगते हैं ना, और हम उनसे इतने प्रीऑक्यूपाइड हो जाते हैं कि बिल्कुल फिक्सेट हो जाते हैं कि ये होना है तो ये होगा ही, लाइक उसको सच मानने लगते हैं। और क्या होता है कि उससे एसोसिएटेड फिर हमारे जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं हम उनको महसूस करने लगते हैं, जिसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल पैनिक अटैक है। कभी कभी आपने देखा है एपिसोडिकली आपके हार्ट बीट कई बार इंक्रीज़ कर जाते हैं, ब्रीदिंग रेट में डिफ़िकल्टी होने लगती है और ऐसा लगता है कि चोकिंग सेंसेशंस हो रहे हैं, या कभी कभी प्रेजेंटेशन देने के पहले आप देखेंगे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, पेट में अजीब सी गुदगुदी का अनुभव हो रहा है। ये सब एंजाइटी के फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। इसलिए आपको समझना है कि जो ये फिक्सेशन हो जा रहा है नेगेटिविटी को लेकर के बहुत ज़्यादा, वो ऑटोमेटिकली हमारे फिजियोलॉजी को भी अफेक्ट कर रहे हैं। तो अब बात आती है कि इसको मैनेज कैसे किया जाए। मैनेज करने से पहले जानिए कि एंजाइटी दो तरीके की होती है। एक होता है स्टेट एंजाइटी और दूसरा होता है ट्रेट एंजाइटी। स्टेट एंजाइटी में क्या होता है ना कि सिचुएशनली कभी कभी हम इतने एंजाइटी में हो जाते हैं कि टेम्पररी फेज़ में सिचुएशनली वो फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स जो है बहुत एविडेंट हो जाते हैं, जैसे कि पैनिक अटैक के बारे में मैं बता रही। मतलब स्टेट एंजाइटी तो कभी कभी हम महसूस करेंगे, लेकिन ट्रेट एंजाइटी जो है इसमें कई एपिसोड ऐसे होंगे जो कि स्टेट एंजाइटी को लेकर के आएगा। तो इसको भी आपको समझना है कि क्या मेरे अंदर स्टेट एंजाइटी के फीचर्स हैं या मेरे अंदर ट्रेट एंजाइटी के फीचर्स हैं। दोनों का अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट होता है। और जनरल साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करें तो एंजाइटी क्या करता है, पहले तो थॉट को निगेटिव कर देता है, फिर अकॉर्डिंगली इमोशंस निगेटिव होते हैं और बिहेवियरल इम्पेयरमेंट कहीं ना कहीं शो होने ही लगता है।
तो जो एंजाइटी के लोग होते हैं ना, सबसे पहले उन्हें मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी में ये अपनाना है कि थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करें। जैसे किसी चीज़ को लेकर के वो परेशान है कि मेरा बच्चा घर से बाहर गया है, अभी तक नहीं आया, फ़ोन नहीं उठा रहा है, और एबनॉर्मल तरीके से वो बिल्कुल भी ऐसा शो करने लगे कि शायद उसको कुछ ना कुछ हो ही गया है, तो कभी बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, निगेटिव बातें कर रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें समझना है कि ये जो एंजाइटी के फीचर्स हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ फंक्शनल इम्पेयरमेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो उनको एक जगह पे बैठ करके सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। कई तरह की बीमारियां होती हैं और डॉक्टर अलग अलग चीज़ खाने के लिए भी कहते हैं, मगर हमें आम ज़िंदगी में किस तरह के आहार को इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारे स्वस्थ रहें, और किस तरह की चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए जिससे हमें नुकसान पहुँचे, इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है डॉक्टर राकेश पासवान का, आइए सुनाते हैं आपको। आज हम बात करेंगे आहार की, यानी कि हमको क्या खाना चाहिए और क्या चीज़ हमारे स्वास्थ्य के लिए, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, अच्छी होती है, और क्या किन चीज़ों का हमें परहेज़ करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले तो जो सामान्य बात है वो ये है कि जो हमारा डेली इनटेक होता है फूड का, वो कई तरीके से हमको डिसाइड करना होता है। इसमें सबसे पहली चीज़ जो डिसाइडिंग होती है वो होती है कैलोरी। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्ट ये होता है कि हमको प्रतिदिन जो हमारे काम के हिसाब से और वज़न के हिसाब से निर्धारित कैलोरी है उतनी ही हमको सेवन करनी चाहिए। उससे बहुत ज़्यादा अधिक कैलोरी का सेवन करने से अनावश्यक मोटापा और दूसरे तरीके की शारीरिक बीमारियों के होने की संभावना बन जाती है। तो सबसे पहले जो आहार है उसमें सबसे पहला निर्धारक कारक होता है कैलोरी, और कैलोरी में भी ये होता है कि वो कितनी प्रोटीन से मिलनी चाहिए, कितनी कार्बोहाइड्रेट से मिलनी चाहिए और कितनी फैट से मिलनी चाहिए। तो इन चीज़ों का निर्धारण जो है, अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो तो उसको एक अच्छे डाइटिशियन से मिल करके इन सब चीज़ों का निर्धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन बॉडी को मिलता है तो वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहती है। नहीं तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, और इवन कई बीमारियां तो ऐसी हैं जिनका सीधा संबंध आहार से है, जैसे कि शुगर या डायबिटीज़। इसी प्रकार से कई प्रकार के मानसिक बीमारियां होती हैं जिनको कई बार देखा जाता है कि उनका सीधा तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष या दूसरे तरीके से कुछ लोगों में मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव रहता है। जैसे अगर हम एक सामान्य बात करें तो ऐसा होता है कि जैसे दूध का सेवन करने से सभी को तो नहीं, कुछ लोगों को चिड़चिड़ेपन जैसे लक्षण आते हैं। इसका कारण मुख्यतः ये होता है कि दूध में टायरोसिन नाम का एक पदार्थ होता है जो दिमाग में डोपामीन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो कि व्यक्ति में चिड़चिड़ेपन का कारक बन सकता है। इसी प्रकार से और भी कई तरीके की बातें हैं जिनका हमको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर बात करें कि हमको क्या चीज़ खानी चाहिए, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमको जो फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं उनका अपने आहार में प्रचुर मात्रा में समावेश करना चाहिए। इसके अलावा नट्स यानी कि ड्राई फ्रूट्स और दूसरे तरीके के लेग्यूम्स जैसे दालें वगैरह का सेवन हमको पर्याप्त मात्रा में प्रतिदिन करना चाहिए। इसके अलावा दूध का भी सेवन हमारे लिए अच्छा रहता है। अब कई तरीके की जो भ्रांतियां हैं उस पर भी बात करें तो हमारे समाज में ये भ्रांति है कि जो फैट है वो बहुत नुकसान करता है। तो यदि निश्चित मात्रा में जो हमारे शरीर को रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है, उतनी मात्रा में हम अगर फैट का सेवन करते हैं तो उससे हमको कोई तरीके की दिक्कत होने की संभावना नहीं रहती है। और ख़ास करके हमको उन फैट्स का प्रयोग करना चाहिए जिसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स यानी प्यूफा ज़्यादा होता है। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाले तेल का प्रयोग करना शरीर के लिए उतना हानिकारक नहीं होता है, बल्कि कभी कभी और ज़्यादातर लाभप्रद ही होता है। इसी प्रकार से अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट की यानी कि चीनी की या शर्करा की, तो ये देखा जाता है कि हम सोचते हैं कि शर्करा हमारे लिए बहुत हानिकारक होती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि शर्करा 3 तरीके की होती है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो इसमें मोनोसैकेराइड शर्करा जो होती है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है।
डाइसैकराइड शर्करा काफ़ी कम नुकसानदेह होती है, लेकिन फिर भी वो नुकसानदेह हो सकती है अगर उसका अधिक मात्रा में सेवन किया जाए। और पॉलीअनसैचुरेटेड पॉलीअनसैचुरेटेड नहीं, मतलब पॉलीसैकराइड शर्करा जो होती हैं, पॉलीसैकराइड शर्कराएँ जो होती हैं उसमें कुछ शर्कराएँ तो हमें पचती नहीं है पेट में, लेकिन जो शर्कराएँ हमारे लिए ठीक होती हैं उससे हमारे पेट को फाइबर्स और ये सब चीज़ें मिलती हैं, तो हमारे स्टूल और पेट के लिए वो अच्छी होती हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट भी एक या शर्करा भी हमारे लिए उपयोगी होती है, फैट भी हमारे लिए उपयोगी होता है और प्रोटीन भी हमारे लिए उपयोगी होता है। किसी एक चीज़ का विशेष करके जो है सेवन को रोकना ठीक नहीं होता है। नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की जहाँ पूजा होती है, सबसे बड़ी बात है माँ कालरात्रि ने ही दुष्टों का संहार करती हैं। इनका रूप देखने में अत्यंत भयंकर, परंतु ये अपने भक्तों को हमेशा शुभ फल प्रदान करती हैं, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। इनका वर्ण काला है, वह 3 नेत्र हैं, माँ के केश खुले हैं और गले में मुंड की माला धारण करती हैं। ये गधा की सवारी करती हैं। माँ कालरात्रि के नाम का उच्चारण करने मात्र से बुरी शक्तियाँ भयभीत होकर भाग जाती हैं। और ऐसे में किस तरह से माँ की पूजा करते हैं और विधि और मंत्र के बारे में जानते हैं। क्या कुछ कहना है आचार्य अवनीश राय का कि देवी के भगवत पुराणों में अनुसार कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला है और सिर पर बाल बिखरे हुए हैं, गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला है। और क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं आपको। 8 अप्रैल 2022 चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, दिन शुक्रवार। आज नवरात्रि का 7वां दिन है और 7वें दिन पूजा होती है भगवती कालरात्रि की। कहते हैं खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघान शूलम भुसुंडिम शिरः शंखम संदधतिम करैस्त्रिनयनाम शरवंगभूषावृताम नीलस्म्यादुतिमाश्य पाददशकाम सेवे महाकालिकाम। भगवती कालरात्रि को काली भी कहते हैं। और जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो, जब मनुष्य समस्त प्रकार के शत्रुओं से घिर जाए, सभी बाधाओं से घिर जाए, कोई मार्ग न सूझ रहा हो, ऐसे में भगवती काली की शरण में जाइए, आपके सभी कार्य पूरे होने शुरू हो जाएंगे, आपके द्वार खुलने शुरू हो जाएंगे, आप सफलता प्राप्त करने लगेंगे। इसके पीछे एक कथानक है कि भगवती दुर्गा जब असुरों का संहार कर रही थी, शुंभ निशुंभ को मार चुकी थी, उस समय रक्तबीज नाम का एक दैत्य प्रकट हुआ। कहते हैं कि राक्षसों की सेना का वो सेनापति था। भगवती ने जब इसका वध करना शुरू किया तो रक्तबीज की एक भी बूंद जब पृथ्वी पर पड़ती थी तो उससे हजारों असुर उत्पन्न होने लगे। अब इतनी बड़ी सेना उसकी खड़ी होने लगी कि उसका वध कर पाना मुश्किल सा होने लगा। चारों दिशाओं में असुर जो है भयंकर घोर आवाज करके भगवती पर टूट पड़ने लगे। ऐसे में भगवती दुर्गा ने कालरात्रि भगवती का आवाहन किया और यही कालरात्रि भगवती जब कोई बस नहीं चल रहा था, उस समय इसने खड्ग से मार करके और उसके रक्त को खप्पर में रख करके पीना शुरू कर दिया। एक भी बूंद जब पृथ्वी पर नहीं गिरी तो उन असुरों का संहार होना शुरू हो गया। आशय यह है ये कहने का कि आपके जीवन में जब समस्याएं आती हैं, जब कोई समाधान नहीं सूझ रहा होता है, तब भगवती कालरात्रि की शरण में जाइए, आपकी सभी समस्याओं का वो निराकरण करेगी। जहां सारे रास्ते बंद हो चुके होंगे वहां आपके लिए द्वार खुल जाएंगे सफलता के। तो भगवती काली सभी प्रकार के शत्रुओं का संहार करती है, सभी प्रकार के विपत्तियों का संहार करती है। भूत प्रेत मरी मसान मरघट जिन जिन्नात इस प्रकार की अगर बाधा से पीड़ित हैं तो भगवती काली का अवश्य स्मरण करें, उनकी पूजा करें। और सप्तमी तिथि में खास तौर पर इनकी पूजा होनी चाहिए। भगवती को सर्वाधिक लाल रंग प्रिय है, तो रक्त पुष्पों से भगवती की पूजा होती है। जायफल की बलि चढ़ाई जाती है, नींबू की बलि चढ़ाई जाती है, कुम्हड़े की बलि चढ़ाई जाती है। भगवती का पंचोपचार पूजन करने के पश्चात या षोडशोपचार पूजन करने के पश्चात, जिसमें धूप दीप नैवेद्य पान पुंगी फल वस्त्र दक्षिणा इत्यादि करने के पश्चात भगवती को पान जरूर चढ़ाएं, पान के साथ लौंग जरूर चढ़ाएं और
लौंग मिश्रित धार देने का भी प्राविधान है कि जिनके घरों में दिक्कतें हो रही हैं, समस्याएं हो रही हैं, वो किसी भी निर्जन स्थान पर जाकर के अपने घर के भीतर की सभी अला भला को एक लोटे में आवाहित कर लें और उसको ले जाकर के चौराहे पर या निर्जन स्थान में छोड़ देने से भी आपके घर में विपत्तियां बंद हो जाती हैं और आपके परिवार को प्रगति का मार्ग प्राप्त होने लगता है। प्रगति के लिए आपके दरवाजे खुलने शुरू हो जाते हैं। तो भगवती काली की पूजा सप्तमी के दिन पूरे हर्षोल्लास के साथ होनी चाहिए। जो साधक हैं वो मध्य निशा के समय, रात्रि के समय, मध्य रात्रि में भगवती की पूजा करते हैं। भगवती उनके मनोरथ को सिद्धि प्रदान करती हैं। इसी के साथ मैं आचार्य अविनाश राय, प्रयागराज से। संगम नगरी प्रयागराज में जहां कंपनी बाग में अखिलेश सरकार में हाईटेक जॉगिंग रैंप बनवाया गया था, जिस पर लोग वॉक करते थे, मगर जॉगिंग करने के लिए बनी मैट अब फट गई है और जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं। कंपनी बाग में लगी ये मैट अब अपनी बदहाली पर रो रही है। ना ही इस पर किसी का ध्यान जा रहा है, ना ही इसकी कोई मरम्मत हो रही है और अब जॉगिंग रैंप की कारपेट फट चुकी हैं और जिससे अब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार लोगों के पैर भी मुड़ जाते हैं। क्या कुछ कहना है यहाँ लोगों का, आइए सुनाते हैं। सही, पहले तो सही था, लेकिन अब वॉक करते हैं तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं और जैसे पैर वैर में मोच वोच का दिक्कत हो जाती है कभी कभार। ऐसे हम लोग तो डेली का सुबह शाम का दौड़ना होता है, हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ती है। कितने दिनों से ख़राब होगा कंपनी बाग में? ये कभी आई थिंक 2-3 मंथ से ख़राब हो चुका। क्या नाम है आपका? केशव यादव। रमज़ान के पाक महीने में नवाब यूसुफ मस्जिद में आज रोज़ा अफ्तार का आयोजन हुआ, जहां कोरोना काल के कारण 2 साल से कोई आयोजन नहीं हो रहा था, जिसके बाद ये आयोजन हुआ, जिसमें बीजेपी शहर उत्तरी से विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी भी शामिल हुए और साथ ही लोगों ने यहां मिलजुल कर रोज़ा अफ्तार किया और देश की अमन शांति के लिए दुआ भी की गई। आइए सुनाते क्या कहा बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने। बहुत मुबारक दिन है। ये शहर उत्तरी की सबसे बबड़ी मस्जिद नवाब यूसुफ मस्जिद है और आज यहाँ पर सभी यहाँ जमात के साथियों के साथ यहाँ के पेश इमाम साहब हज़रत हाफिज़ जुल्फ़िकार साहब, उनके साथ हाफिज़ जाकिर साहब, सैयद उस्मान ताहिर जी, हाफिज़ ताहिर जी और बहुत सारे उलेमा के साथियों के साथ साथ उम्मा के भी साथियों के साथ साथ हम लोगों ने आज यहाँ पर हर साल की तरह हम लोगों ने रोज़ा इफ्तार का आयोजन किया है और ये ऊपर वाले का करम है कि हम लोग अब की बार एक ऐतिहासिक जीत से जीते हैं और इसकी खुशियाँ भी हम लोगों ने मनाई और दुआ करी कि सभी पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में सब खुश रहें और जहाँ पे भी जंग चल रही है सब ख़त्म हो। इसी की अमन चैन की हम लोगों ने यहाँ पे दुआएं करी हैं और इस पाक महीने में, रमज़ान के महीने में हम लोगों ने आज इस शहर उत्तरी विधानसभा की सबसे बड़ी, यहाँ पे स्पेस सबसे बड़ी है जमात के लिए, उसमें सब रोज़ा इफ्तार का आज हम लोगों ने आयोजन किया है। इसी मौके पर, इसी मुबारक मौके पर आपके सारे व्यूअर्स को मैं रोज़ा इफ्तार की और रमज़ान महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह आप पर रहम करे, आपकी दुआएं कबूल हों, इसी की हम लोग भी दुआ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नगरी प्रयागराज के करैली क्षेत्र के मस्तान मार्केट का नज़ारा, जहां पर आप देख रहे हैं झुंड में आवारा गौवंश किस तरह से सड़कों पर टहल रहे, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। जहां सीएम योगी द्वारा लाखों रुपए से काना गौशाला बनाई गई, मगर नगर निगम की लापरवाही से सीएम योगी के सपने पर पानी फिर रहा है और सड़कों पर घूम रहे आवारा गौवंश धूप में अपना भोजन कूड़े में तलाश रहे, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। एक तरफ सड़कों पर घूमते आवारा गौवंश और जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज की ये नज़ारा है नूरला रोड से करेला बाग जाने वाली सड़क का, जिसकी हालात बस से बदतर है और अक्सर लोग यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। रात के अंधेरे में बड़े बड़े गड्ढे समझ नहीं आते हैं, जिससे लोग अक्सर गाड़ियाँ से गिरते हैं और चोटिल होते हैं। बता दें, सरकार के बड़े बड़े दावों के बाद भी आज तक ये सड़कें नहीं हो पाई हैं गड्ढा मुक्त। आज भी सड़क पर है बड़े बड़े गड्ढे और विकास के दावे सिर्फ कागज़ों में सीमित।
संगम नगरी प्रयागराज एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार के निर्देशन पर नवरात्र व रमज़ान के मद्देनज़र पुलिस लगातार सड़कों पर उतरकर चेकिंग अभियान चला रही है और पैदल गश्त कर रही है। उसी क्रम में आज कैंट पुलिस, कर्नलगंज पुलिस, सिविल लाइन पुलिस व कोतवाली पुलिस, शाहगंज पुलिस, खुलदाबाद पुलिस, करेली पुलिस, अतरसोया पुलिस ने सड़कों पर उतरकर पैदल गश्त किया व संदिग्ध वाहनों को रोककर चेकिंग की। वहीं लोगों को यातायात के प्रति जागरूक भी किया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।